इस सिस्टम के अंदर अ स्मॉल बॉब suspended by a string whose the end of the string is tied with the upper some support. At equilibrium, the pendulum is at its mean position O. These are extreme position A and B left. This is the tension in the string. So ये जो सिंपल पेंडुलम है हमारा, ये एक सिस्टम है जिसमें हमने प्रूव करना है कि इसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर क्या है कि हमारा कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब यहाँ पर स्टार्ट के अंदर जब पेंडुलम अपनी बिल्कुल वर्टिकली अपने पोजीशन में है तो एट दैट टाइम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोजीशन इज जीरो बिकॉज its weight acting vertically downward, W is equal to mg, and tension in the string, these two forces are equal but opposite, so definitely they would cancel the effect of each other. As a result, the bob will not move. इस पोजीशन के ऊपर bob अपनी equilibrium position पे, but when it is disturbed and it is brought from at position A, then it gains a restoring force. जब हम इस बॉब को A पोजीशन पर या B पोजीशन पर लेके आते हैं तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। रीस्टोरिंग फोर्स ये है कि व्हेन दिस बॉब लेट इट बी फ्री टू मूव, तो बॉब जो है वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो जिस फोर्स से बेटे मूव करेगा उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, क्योंकि ये उसको अपनी असली जगह पर लगाने की कोशिश करती है और उसकी एक्चुअल पोजीशन ये तो हमने डिस्टर्ब किया। नो, इस पोजीशन के ऊपर व्हेन इट इज एट पोजीशन O, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं, यहां पर जो नेट फोर्स है वो जीरो, यहां पर नेट फोर्स is not zero. Here net force is not zero. अच्छा, रीजन क्या है? ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये तो इस वेट को अगर आप रिजॉल्व करें, 9th क्लास में हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, अगर आप इस वेट को, ये जो वेट है W is equal to mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको रिजॉल्व करें दो फोर्सेस में, एक ये फोर्स हो गई और एक ये फोर्स, इसका नाम है mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा। क्लियर? वहां पर भी हमने पढ़ा कि लेट अ फोर्स F makes an angle theta along the x-axis, तो when we resolve it and prove क्या किया था हमने, उसके जो दो कंपोनेंट्स थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, fx is equal to f cos थीटा और fy is equal to f sin थीटा। यहाँ पर वो फोर्स आपकी mg, so mg will be resolved into mg cos theta and mg sin theta. These two forces, tension and mg cos theta, these two forces definitely are cancelling each other. तो इस उसकी जो ये मोशन है वर्टिकल, वो तो नहीं है, इस पोजीशन पे उसकी मोशन नहीं है, लेकिन नेट फोर्स वो होती है कि जब आपकी सिग्मा fx भी जीरो हो और सिग्मा fy भी जीरो हो। अब ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रही हैं, लेकिन एक ये फोर्स है जो कि इस बॉडी को वापस लेके आ रहा है, that is restoring force. यानी कि restoring force actually आपकी mg sin theta। Once again, I am repeating my previous statement कि the force with which pendulum moves towards mean position is mg sin theta. mg sin theta is responsible to bring back the bob towards mean position. सो हमें हमारी यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल, लेकिन ये फोर्स है और एक भी फोर्स अगर होगी तो हमारी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब आप आ जाएं 9th के टॉपिक वन से हम करते हैं कि अगर एक बॉडी इधर जा रहा है और जो वेलोसिटी है इफ इट इंक्रीजेस, तो
और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की इधर ही होगी। और अगर बॉडी इधर जा रहा है और वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हेन दिस बॉब इज ब्रॉट एट दिस पोजीशन A which is known as extreme positions and when let it move to flow it moves towards mean position but does not stop at O due to inertia। कल भी ये बात हुई थी, ये O पे स्टॉप क्यों नहीं कर रहा? उसमें एक इनर्शिया प्रोड्यूस हो चुका है और अपने इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से कि अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो ये इनर्शिया की वजह से इसे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि आगे मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी जो ही O को क्रॉस करेगी वंस अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो दिस बॉब गेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट O position while its velocity at extreme position are zero। Their velocities, its velocity at extreme positions which are A and B is zero। तो जो ही ये O को क्रॉस करता है बॉब जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है और वहां पर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। तो आपने देखा कि when the bob is moving towards O velocity increases and if velocity increases positive acceleration is produced and when there is positive acceleration both the direction of both acceleration and velocity are same। Like I have drawn this figure, if velocity increases acceleration and velocity both have same direction। So what is the conclusion? कि the direction of acceleration is towards mean position। Now इसके हम कन्वर्स देखते हैं कि when the body is leaving this position O, when the body is moving towards B or A, velocity decreases, negative acceleration is produced or you can say retardation is produced। और जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये देखें ना मैंने ये बनाया हुआ, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखें कि अगर बॉडी इधर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन फिर भी इधर। तो दोनों केसेस में देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो उसका जो फोकस है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। देखिए ना वंस अगेन, if the bob is moving towards O from A to O, velocity increases, positive acceleration is produced, so the direction of acceleration is towards the mean position। When the bob is moving towards B, velocity decreases, retardation is produced, and the direction of acceleration is always towards mean position। In both cases, either the bob is moving towards the mean position or away from the mean position। We concluded, we observed that the direction of acceleration is always towards the mean position। तो दूसरी बात ये है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा, यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम और यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो है वो जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम। रिमेंबर दैट, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन कहाँ पर जीरो होता है? मीन पर। और एक्सेलरेशन कहाँ पर मैक्सिमम होता है? एक्सट्रीम पर। अच्छा, रीजन क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है ना वो बेटे जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है कि आपका बॉब जाके रुक गया है और मैक्सिमम चेंज आया और फिर वो वापस आया, तो मैक्सिमम चेंज जो आता है वो एक्सट्रीम पे आता है। सो इट हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली आल्सो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और हमने नेगेटिव का साइन उसके मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन की उसकी तरफ होती है। ये सिर्फ नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सेलरेशन जो होता है बॉब का या सिंपल पेंडुलम का, दैट ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और उसको मतलब हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि बॉब एक्सट्रीम से मीन, वेलोसिटी इंक्रीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन। O to B, velocity decreases, deceleration is produced। और अगर बॉडी इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी ना इधर। तो दोनों जो कंडीशन में आपने देखा है
कि जो डायरेक्शन एक्सप्रेशन की वो मेन पोजीशन में करता है। तो जब दो चीज़ें आप प्रूव कर दें ऐसी बॉडी की वाइब्रेटिंग मोशन में कि आपका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली हो और नेगेटिव साइन मीन के डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन हो, तो वो जो भी बॉडी होगा, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो पेंडुलम हो, चाहे वो स्विंग हो, एनी वाइब्रेटिंग बॉडी, तो वी कैन से दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर वो बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, वो हमेशा हम उसको कहते हैं कि दैट बॉडी एग्जिबिट्स और परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो दैट वाज आवर टॉपिक कि प्रूव दैट मोशन ऑफ अ बॉडी अटैच्ड टू मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएफ। तो उसके बाद ये है कि टाइम पीरियड फाइंड करने का, इसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का क्या है, और टाइम पीरियड हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, इस कॉल्ड टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसका फार्मूला से डिराइव है, मैट्रिक में नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ये भी इसकी डेरिवेशन मौजूद है। तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू t is equal to by L over g, where L is equal to length of the string। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में एक प्रिकॉशनरी या मेजरमेंट क्या है कि नॉर्मली यहाँ से यहाँ तक आप समझते हैं कि स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है। इसका आधा जो है वो जिसको रेडियस कहेंगे वो आप वर्नियर कैलिपर से फाइंड कर लेंगे, वो इसमें इंक्लूड होगा, ऐड करेंगे। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी वो फ्रॉम हेयर टू द हाफ ऑफ, वो उसमें इंक्लूड होगा। ये लेंथ है और जी की वैल्यू वही 9.8 है, पाई वही जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 22/7। So you can calculate the time period of the simple pendulum by using this formula। बाकी इंशाल्लाह हम कल को स्टडी करेंगे।